तो हर ज़िले में एक टीम बन जाए, अपना एक व्हाट्सएप ग्रुप बन जाए और अपना एक नंबर ज़िले से एक जारी हो जाए, और कोई बात हो तो मुझसे संपर्क कर लें। बाकी ज़िले के लोग जो जुड़ने वाले हैं, जुड़े हुए हैं, वो अपना वहाँ ज़िले पर उनको वो मिल जाए, वो करें। अभी एक ट्रेनिंग रखी गई है 10, 11, 12, 13 4 दिन की है। तो उसमें जो पहले 2 दिन है वो ये जो लोन संबंधी हमारा बैंकों के से अपना हिसाब किताब का, लोन चुकता का जो विषय है, इसमें लीगल रूप से वो ट्रेनिंग के लिए रखे गए हैं, ताकि हर ज़िले में 1-2 कार्यकर्ता लोन वाले विषय पर ज़िले के साथियों का अपना जो लोन से बेचारे पीड़ित हैं उनकी मदद वहाँ स्थानीय स्तर पर उनको मिल जाए। वो ये नहीं है कि वहाँ नहीं उपलब्ध होती पाती है तो ज़िले में ही एक टीम बन जाए और उनको मदद वहाँ से वो मिलती रहे। तो उसके लिए ट्रेनिंग है 2 दिन, और उसके बाद जो अपनी जनरल ट्रेनिंग होती है जनता सरकार मोर्चा की, संपूर्ण व्यवस्था परिवर्तन की, भारत को संपूर्ण आज़ादी दिलाने की, अपने अधिकारों को, अपनी व्यवस्था और सत्ता पुनः स्थापित कर अपने हाथ में लेकर उसको स्थापित करने की। तो उसमें यहाँ से जो जा सकते हैं वो हो सकते हैं। वैसे तो वकील साहब ने बताया वो रुपए के मैटर, 1 रुपये का मैटर नहीं है। रुपये ने तो हमारी सारी जीवन शैली को वो बिगाड़ दिया है, मतलब ऐसी उथल पुथल हमारे जीवन में कर दी है। हमने अपने बचपन में देखा लोग इतने शांति से, चैन से, संतुष्टि से के भाव से और बिल्कुल विदाउट टेंशन, बिल्कुल तनाव मुक्त, भयमुक्त, और कार्य करने की क्षमता, योग्यता उनकी इतनी थी, सोचने समझने की क्षमता इतनी थी, इतनी आपस में भाईचारा और शर्म लिहाज इतनी ज़बरदस्त थी कि इतना बढ़िया हम जीवन जीते थे, माला माल थे। अब क्या वो सरकारें जो हमारे प्रतिनिधियों को हम चुनते हैं अपनी ताकत से, अपनी शक्ति से वो देते हैं, मत देते हैं, वो क्या कहते हैं भारत समाज जो है विकास के रास्ते पर है। तो विकास के बारे में मैं थोड़ा सा प्रकाश आपके डालूंगा, किस विकास के रास्ते पर हैं हम। सड़कें भरी हुई हैं, सड़कों पर निकलने को रास्ता नहीं है, कितनी सड़कें हाईवे बन गए हैं, लेकिन वहाँ आप समय पर नहीं पहुँच सकते। हम भी यहाँ इतने गुमराह कर दिए, आना चाहिए था हमें कहाँ को, और वो हमें वहाँ उन्नाव से हम आ रहे हैं उल्टा, मतलब बिल्कुल वापस ये चढ़ना चाहिए था हाईवे पर, लेकिन वो लोकेशन हमको कहाँ से कहाँ लेकर बड़ा, ये हमको तो बहुत टाइम पाते हैं यहाँ, लेकिन उल्टा हो गया, बिल्कुल वापस आए हैं उन्नाव जा करके। तो इतनी दुर्दशा है कि अब पहले तो ये था कि जल्दी काम हो जाएगा इसलिए बाइक ले लें, जल्दी काम हो जाएगा गाड़ी ले लें। अब ये लगता है गाड़ी लेकर अगर निकले पता नहीं कहाँ जाम में फंस जाए। मतलब ये स्थिति है रास्तों की, इतना बुरा हाल है कि कुछ पूछो मत। तो हमारा, हम देश की जनता, भारत का संविधान में पहला ही वाक्य है हम भारत के लोग। तो हम मतलब भारत के लोग, मतलब भारत के मालिक, वो मालिक हैं। और ये जो मालिक की और नौकर की एक ही पहचान है, जो काम के बदले वेतन लेता है वो कौन होता है? वो नौकर होता है, और जो वेतन देता है वो मालिक है। अब देखो इस देश के जो मालिक हैं उनके चेहरे देखो अब, और फिर नौकरों के चेहरे देखो। जो मालिक है उसके चेहरे पर निराशा है, हताशा है, उदासी है, टेंशन है, तनाव है, शुगर है, ब्लड प्रेशर है, मतलब वो बिल्कुल पूरी तरह वो परेशान है। कारण क्या है इसका? रहीम ने तो कहा गौधन, गजधन, वाजधन और रतनधन खान। गौ क्या बताई रहीम ने? धन, गौ धन, गज, गज माने हाथी, धन, वाज माने घोड़ा, धन, धन बताया ना उन्होंने। ये सारे किसके पास थे या है? और रतनधन खान, धन और रतन दोनों की खान वो क्या है? वो है हमारी जमीन, वो है हमारी भूमि। अन्न कहाँ पैदा होता है? ये सब्जी कहाँ पैदा होती है? फल कहाँ होते हैं? सोना कहाँ निकलता है? चांदी, लोहा, हीरे, मोती, जवाहरात, डीजल, पेट्रोल, गैस और पानी, ये सब भूमि। तो रत्नों की और धन की जो खान है वो क्या है?
वो हमारी भूमि है। वो किसके पास है? वो हमारे पास है और हम कर्ज में है। जिसके पास सब कुछ है वो कर्ज में है। और कर्ज किसका है हमारे ऊपर? किसका कर्जा है? कहां रखी है जमीन हमारी? बैंकों के पास। बैंक के पास क्या है? गाय है कोई? हाथी? घोड़ा? 1 इंच भूमि है? भारत में एक भी बैंक के पास 1 इंच जमीन नहीं है। सारा धन, सारे रत्नों की खान हो हमारे पास, हम कर्ज में है। किसके कर्ज में है? जिसमें कुछ नहीं है। ऐसा कैसे हो गया भाई? बैंक जो चल रहा हो किराए की बिल्डिंग में है, एटीएम रखा हो किराए की बिल्डिंग में है, जनरेटर है वो किराए का है, कंप्यूटर किराए के हैं, जो लोग बैठे हैं बैंक में वो भी सब किराए के। उसके कर्जदार कैसे हुए हम? ये षड्यंत्र हमको समझ में आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? 2 ही शक्ति है हमारे पास। एक शक्ति आर्थिक जो हमारी मुद्रा में निहित है, दूसरी शक्ति है सामाजिक भाईचारा। वो कहां निहित है? वो हमारी ग्राम सभा में निहित है। भारत में 2 चीज नहीं पढ़ाई जाती है किसी भी शिक्षा संस्था में। मुद्रा नहीं पढ़ाई जाती है किसी को भी। जज को नहीं पता, डीएम को नहीं पता, एसपी को नहीं पता, पटवारी को नहीं पता, मास्टर को नहीं पता, नेताओं को नहीं पता, किसी को नहीं पता मुद्रा भारत की क्या है, किसको मुद्रा कहते हैं। यह किसी को नहीं पढ़ाया जाता इस देश में। पुलिस को नहीं पता। नंबर 2, हमारी जो भाईचारे की शक्ति है वो है ग्राम सभा। पहले क्या होता था? कितने हम आपसी प्रेम और भाईचारे से पूरा गांव रहता था। 18 जाति और 36 बिरादरी, पूरा दिन आपस में जो है एक दूसरे के सहयोग में वो रहते थे। लेकिन वो सारा भाईचारा सारा वो तोड़ दिया। वो कहां से बनता था? वो निहित है ग्राम सभा में। अब गांव के लोगों को मैं कह रहा हूं 90% को ये नहीं पता ग्राम सभा किसको कहते हैं। वो ग्राम पंचायत को ही ग्राम सभा मानते हैं। ग्राम पंचायत को चुनती है ग्राम सभा, जो कभी सस्पेंड नहीं होती, टर्मिनेट नहीं होती, डिसॉल्व नहीं होती, कभी कुछ उसका परमानेंट होती है वो। और वो चुनती है किसको? ग्राम पंचायत को वही चुनती है। भारत के संविधान में सबसे बड़ी ताकत, सबसे बड़ी शक्ति वो कौन सी है? वो है ग्राम सभा। और हम समझते हैं ग्राम पंचायत को ही ग्राम सभा। ग्राम पंचायत जो लाई गई वो इसलिए लाई गई कि ताकि गांव के लोग, भारत के लोग ग्राम सभा को भूल जाएं। और ये जो आरबीआई के माध्यम से जो नोट आया हमारे हाथ में, वो इसलिए उतारा गया कि भारत के लोग अपनी मुद्रा को भूल जाएं। इस नोट को ही ये अपनी मुद्रा रुपया मानना शुरू कर दें। ये रुपया नहीं है जो हमारे हाथ में नोट है, ये रुपए का लीगल टेंडर है, रुपए की वैध निविदा है। ये रुपए की पर्ची है। कितने बैठे हैं जमीन वाले जिनके पास जमीन है? तो जमीन के कागज कौन सा होता है? खतौनी। जो खतौनी क्या है? वो जमीन के का पेपर हैं। खेती हो जाएगी उसमें जब खतौनी पे, मकान बन जाएगा खतौनी पे, नहीं बनेगा ना। तो जिस तरह जमीन के कागज और जमीन ये 2 अलग अलग चीजें हैं, उसी तरह रुपया और रुपए का कागज ये 2 अलग अलग चीजें हैं। समझ में आया? तो हमारे हाथ में जो है रुपया नहीं है, वो रुपए का कागज है, रुपए की खतौनी है, वो हमारे हाथ में थमा दे। इसका क्या करें भाई? इस खतौनी का, इस कागज का क्या करें? उस पर वचन है, कागज पे हर नोट पर वचन लिखा गवर्नर का, मैं धारक को इतने रुपए अदा कर, जितने रुपए का नोट है, जितने रुपए की पर्ची है, वो वचन पत्र है, प्रोमिसरी नोट है। वो प्रॉमिस किया है, वचन दिया है गवर्नर ने, मैं धारक को इतने रुपए अदा करने का वचन देता हूं। जो धारक मतलब जिसके भी हाथ में है, उसको वचन दिया है उस पर्ची के बदले में रुपए देने का। अब बात आती है रुपया क्या है? तो कानून के आधार और भारतीय इतिहास और उस सिद्धांत और उसके आधार पर जो रुपया है भारत का, जो मुद्रा है, भारत की मुद्रा है रुपया, और रुपया है 1 तोला चांदी। ये रुपया है।
और जब इसको सोने में तुलना करते हैं तो कानून में है 15 रुपए बराबर एक मोहर, और मोहर है 1 तोला सोना। रुपया क्या है? 1 तोला चांदी, और मोहर क्या है? 1 तोला सोना। और 1 तोला सोना कितने का है? 15 रुपए का है। चांदी के 15 सिक्के दो और 1 मोहर ले लो। 1 मोहर दो, खुले करने हैं तो 15 रुपए चांदी के वो ले लो। ये है भारत की मुद्रा। जब सोने में 1 रुपए की वैल्यू निकालते हैं तो जब 15 रुपए की एक मोहर है तो मोहर का 15वां हिस्सा वो क्या हो गया? 1 रुपया हो गया। और जो मोहर है वो 1 तोला, 1 तोले का मतलब होता है 11.664 ग्राम शुद्ध सोना, 24 कैरेट। और उसको जो 15 में भाग देते हैं तो आता है 777 मिलीग्राम गोल्ड। तो हमारा रुपया है 777 मिलीग्राम गोल्ड। ठीक है। अब बैंक जो देता है, बैंक को जब हम, बैंक हमारी प्रॉपर्टी संपत्ति रख करके जो लोन देता है वो हमको क्या देता है? रुपया देता है या रुपए के कागज देता है? अब रुपए के कागज भी नहीं देता, वो रुपए की संख्या देता। उसने तो दी हमारे खाते में रुपए की संख्या, और हमको भ्रम पैदा कर दिया कि हमने कर्जा ले लिया। जैसे 1947 में हमको भ्रम पैदा कर दिया कि भारत आज आजाद हो गया। ये भ्रम है, कोई आजादी नहीं आई। और उस भ्रम में आकर के क्या किया हमने? 14 अगस्त 1947 तक हम अपनी आजादी को बचाए रखने के लिए हम लड़ रहे थे। भले ही 7,32,780 क्रांतिकारियों ने बलिदान दिया, लेकिन हमने कभी अंग्रेजों की दास्तां स्वीकार नहीं की। हम लड़ते रहे, लेकिन हमको रात को 14 अगस्त की रात को हमको भ्रम पैदा कर दिया कि आज भारत आजाद हो गया। जितने भी कानून आज चल रहे हैं ये सब कब के हैं? 1860 के, जो अंग्रेजों ने बनाए थे। काय के लिए बनाए थे? भारत को गुलाम बना के रखने के लिए और लूटने के लिए। एक भी कानून खत्म हुआ उनमें से? आज तक एक भी कानून खत्म नहीं हुआ। जब आजाद हो रहा था भारत तो अंग्रेजों के बनाए हुए जो लूट के गुलाम बनाने के वो थे कानून, वो खत्म होने चाहिए थे। लेकिन सारे कानून आज भी उसी पुलिस ने 1861 का जो कानून है इंडियन पुलिस एक्ट का, उस पुलिस ने जलियांवाला बाग में हजारों लोगों को मार दिया था। वही पुलिस आज देश के बच्चों पर गोली और लाठी चला रही है। ताल कटोरे क्या कह रहे हैं बच्चे? भाई देशद्रोही है ये, क्यों मार रहे हो तुम इनको? ये तो अंग्रेजों ने भी नहीं किया कभी। तो ये जो कानून जब थे वही आज है। टैक्सेशन सिस्टम 1860 का है, सिविल सर्विस एक्ट 1860 का है, सीपीसी, सीआरपीसी, आईपीसी, ये सब इंडियन पुलिस एक्ट 1861 का है। ये सारे कानून वही चल रहे हैं लूट के और हमको गुलाम बना करके रखने के लिए। ये नोट उतारा, मुद्रा भूल जाए ये अपनी, और हम भूल गए, और ग्राम सभा को भूल जाए। ग्राम सभा वो ताकत है। अब मुझे आप एक बात बताइए, ग्राम पंचायत को कौन चुनता है? जो प्रधान वगैरह होते हैं, प्रधान ग्राम सभा चुनती है नहीं? उससे ऊपर होती है क्षेत्र पंचायत, उसको कौन चुनता है? ग्राम सभा। उससे ऊपर होती है जिला पंचायत, उसको कौन चुनता है? ग्राम सभा। उससे ऊपर होती है विधानसभा, उसको कौन चुनता है? ग्राम सभा। उससे ऊपर होती है लोकसभा, उसको कौन चुनता है? ग्राम सभा। सुप्रीम कोर्ट, लोकसभा, ये जितने भी संस्था, जितनी भी, सबसे ऊपर कौन है? ग्राम सभा, वो सबसे ऊपर है। सुप्रीम कोर्ट के कई निर्णय हैं। ग्राम सभा देश की सबसे बड़ी सभा है। सुप्रीम कोर्ट के भी ऊपर है, सुप्रीम कोर्ट से भी ऊपर है। ग्राम सभा ने अगर कोई प्रस्ताव पास कर दिया, उसे सुप्रीम कोर्ट चुनौती नहीं दे सकता, राष्ट्रपति भी नहीं दे सकता, वो मानना ही पड़ेगा। लोकसभा भी उसको काट नहीं सकती है, क्योंकि वो सब कौन बैठे हैं? ग्राम सभा के ही प्रतिनिधि हैं। उनको भी ताकत ग्राम सभा से ही मिलती है। तो ग्राम सभा सर्वोपरि है, उसको हम भूल गए, पूरी तरह भूल गए, और अपनी मुद्रा को भूल गए। लेकिन जो वर्तमान प्रधानमंत्री है
उसने एक ऐसा रास्ता दिया, उसने इस पर सोचने के लिए हम मजबूर कर दिए। 8 नवंबर 2016 का भाषण है, शाम को 8 बजे का। वो नोटबंदी के नाम से आप सर्च करोगे तो वो नोटबंदी का भाषण नहीं है, वो हमारे अंदर वो भी एक भ्रम है। नोट लॉन्चिंग का कार्यक्रम था वो। क्या कहा उसमें? हम देश में आतंकवाद को खत्म करेंगे, भ्रष्टाचार और काले धन को खत्म करेंगे। और आतंकवाद का कारण, भ्रष्टाचार का कारण और काले धन का कारण वो बड़े नोट हैं। इसलिए आज रात को 12 बजे के बाद 1000 का और 500 का करेंसी नोट लीगल टेंडर नहीं रहेगा। क्या कहा? करेंसी नोट, करेंसी का नोट, करेंसी क्या? रुपया। रुपए का जो नोट है वो लीगल टेंडर वो नहीं रहेगा। उसने बताया कि ये भारत की करेंसी रुपए का नोट है, रुपया नहीं है, और ये लीगल टेंडर है। कंफर्म हो गया। अब आगे क्या कहा उसने? 1000 का और 500 का, चूंकि ये बड़े नोट हैं, इसके कारण भ्रष्टाचार, आतंकवाद और कालाधन बढ़ता है, इसलिए आज रात को 12 बजे के बाद ये लीगल टेंडर नहीं रहेंगे। तो लीगल टेंडर बता दिया। अच्छा, अगले दिन सुबह को 1000 का तो बंद हो गया। कौन सा आया? छोटा बड़ा? साइज में? साइज में छोटा, वैल्यू में दुगना कर दिया। और मीडिया क्या कह रही थी? पूरी विदेश की मीडिया, मोदी जी ने चला मास्टर स्टॉक, बजाओ ताली, बजाओ थाली, जलाओ दीपक। हुआ कि नहीं हुआ? 140 करोड़ लोगों की दिमाग समझ में बात नहीं आई, क्या हो गया? तो नोट लॉन्च किया या नोटबंदी की? 2000 का नोट लॉन्च किया था और कालाधन, भ्रष्टाचार, आतंकवादियों के लिए सुविधा दी गई थी कि 1000 के नोट में भ्रष्टाचार, आतंकवाद फैलाने में तुमको दिक्कत हो रही है, 2000 का लो और उससे छोटा लो, साइज कम कर दिया। तो ये होता है मूर्ख बनाना। और वो मूर्ख किसने बनाया? नौकर ने, देश के प्रधान सेवक ने। कहा था ना, मैं प्रधान सेवक हूं, प्रधानमंत्री नहीं हूं, ये किया उसने। तो अब ये, लेकिन उसने ये बात आ गई कि ये रुपया नहीं है, तो रुपये को खोजा। जब पता चला, खोजा, तो पेपर करेंसी एक्ट 1882, कोइनेज एक्ट 1906, आरबीआई एक्ट 1934, उससे पता चला कि भारत की जो मुद्रा है वो रुपया है, और रुपया का मतलब है 777 मिलीग्राम सोना। और 777 मिलीग्राम सोना लेने जब हम जाते हैं सुनार के यहाँ, तो ये बैंक वाले जो लीगल टेंडर हैं, ये हमको देने पड़ते हैं 15,000 या 14,000। तो हमारा रुपया और बैंक का दिया गया नोट, उसमें 14,000 गुने का अंतर है। हमारे रुपए की जो वैल्यू है वो 14,000 गुना वो ज्यादा है, 14-15,000 गुना वो ज्यादा है। तो बैंक ने जो लोन दिया वो काय में दिया? वो लीगल टेंडर में दिया, रुपए में नहीं दिया। लेकिन मैंने जो बैंक को आवेदन किया है लोन के लिए, उसमें लिखा मैं भारतीय नागरिक हूं और मुझको भारतीय मुद्रा रुपए में 10 लाख का लोन चाहिए। जब मैंने आवेदन दिया उसके बाद बैंक मैनेजर ने मेरी जांच पड़ताल करी, पूरी प्रॉपर्टी देखी, मेरी सिविल देखी, सारे डॉक्यूमेंट देखे, सब कुछ देख करके तब उसने एक एग्रीमेंट निकाला। बोला जी हमें तसल्ली है, अब आप यह एग्रीमेंट पर साइन करिए। तो जो एग्रीमेंट है उसमें भी लिखा है कि मैं इनको बैंक की तरफ से ऑथराइज अधिकारी के नाते 10 लाख रुपए का ऋण स्वीकृत कर रहा हूं। एग्रीमेंट के अनुसार उसने मुझको 10 लाख रुपए का ऋण स्वीकृत किया है, लेकिन वो दिया नहीं है, दिया लीगल टेंडर, दई संख्या, और मैं जो उसको चुकता कर रहा हूं वो कर रहा हूं रुपए में, मैं लीगल टेंडर में नहीं कर रहा। क्योंकि मेरे हाथ में जो वो नोट आया है वो मेरे पास मशीन नहीं है छापने की, वो मेरी मेहनत के बदले आया है, मेरे गेहूं के बदले आया, चने के बदले आया, बाजरे के बदले आया, मक्का के बदले आया, गुड़ के बदले आया, गन्ने के बदले आया, चावल के बदले आया।
उसके बदले मेरी कहीं मैंने कहीं मजदूरी की, उसके बदले आया, तो मेरे बदले मेरे हाथ में जो आया वो मेहनत का परिणाम है। तो और मेरे हाथ में जब वो नोट आया है तो उस नोट पे गवर्नर ने वचन दे रखा, मैं धारक को इतने रुपए अदा करने का वचन देता हूं, तो मैं वो पर्ची के बदले पहले उसको कन्वर्ट करूंगा रुपए में। मुझे मेरा रुपया चाहिए गवर्नर के वचन के अनुसार, तो मुझको रुपया देगा। रुपए में क्या देगा? एक रुपए के नोट के बदले मुझे देगा 777 मिलीग्राम सोना। अब वो सोने को लेकर के मैं जाऊंगा सुनार के यहां कि भाई यार सोने को रख, ये मेरे गेहूं के बदले है, अब मुझे तू बैंक वाले नोट दे लीगल टेंडर। तो कितने देगा? 14-15 हजार। अब उनको जाकर के फिर मैं लोन अकाउंट में जमा करूंगा, तो मेरे लोन अकाउंट में जो संख्या दे लिख रखी है उसने, वो कितनी कम हो जाएगी? 14-15 हजार वो कम हो जाएगी। इसलिए मेरा 1 रुपया बैंक में जमा करना 15 हजार के कर्जे को उतारता है। 15 लाख का लोन हमारी खून पसीने की कमाई के 100 रुपए में वो चुकता होता है। इसलिए हमारी बर्बादी हो रही है। हमारे रुपए को वो अपने जो उसने दिया है लीगल टेंडर उसमें लगाता, उसमें नहीं लगेगा। समझ में आई बात? इसका दुष्परिणाम पता क्या हो रहा? 1970 में एक मजदूर की मजदूरी थी 5 रुपए, इससे कम ही थी, ज्यादा नहीं थी, और सोने का भाव था 180 रुपए तोला। तो 5 रुपए की मजदूरी में मजदूर कितने दिन मजदूरी करेगा जिससे 1 तोला सोना आज मिल जाए उसको? 36 पंजे 180, 36 दिन की मजदूरी में 1970 में उसको मिलता था 1 तोला सोना। और आज 1 तोला, आज मजदूरी कितनी है? 500। सरकार क्या कह रही है कि हमने मजदूर की मजदूरी 1970 से लेकर के आज वो 100 गुना कर दी है, 5 रुपए से 500 कर दी। तो सरकार ने कितना बड़ा काम किया है, 100 गुना मजदूरी बढ़ाई। लेकिन आज के उस 500 रुपए से अगर वो इकट्ठा करेगा तो उसको 300 दिन मजदूरी करनी पड़ेगी, तब 1 तोला सोना उसको मिलेगा। जब 36 दिन में मिलता था, अब 300 दिन में मिलेगा। तो 264 दिन की मजदूरी मजदूर की लूट ली गई इस नोट के माध्यम से। ठीक है? अब किसान जब मेरे पिताजी इंटर कॉलेज के लेक्चरर थे 1975 में, उनका जो वेतन है गूगल है सबके हाथ में, सर्च कर लेना, 800 रुपये वेतन था लेक्चरर का। और गेहूं का रेट है 1975 में 100 रुपये कुंटल। किसान जब 8 कुंटल गेहूं लेकर के जाता था तो उसको बदले में क्या मिलता था? एक लेक्चरर की तनख्वाह, एक लेक्चरर का वेतन मिलता था 8 कुंटल गेहूं में। और आज लेक्चरर का वेतन है 1.5 लाख रुपए। सोना भी 1.5 लाख है और लेक्चरर का वेतन भी वो 1.5 लाख है। आज एक लेक्चरर का वेतन लेने के लिए किसान को देना पड़ेगा 70 कुंटल गेहूं। जहां उसको 8 कुंटल देना पड़ता था, अब देना पड़ रहा है उसको 70 कुंटल गेहूं। और 70 कुंटल गेहूं जब देता है, जब एक लेक्चर की तनख्वाह उसको मिलती है, तो उसकी लूट कितनी हो गई? 62 कुंटल गेहूं लूट लिया गया किसान का। इसलिए किसान क्या कहता है? लाला पढ़ ले, खेती में कुछ नहीं रखा, रखेगा कहां से जब लूट लिया उसको। और लूट करके क्या किया? मुफ्त में ले ले, 5 किलो हर महीने मुफ्त में मिलेगा, कीमत नहीं मिलेगा, लूटा और मुफ्त में मिलेगा। वृद्धा पेंशन ले ले, किसान अपमान निधि ले ले, ये विधवा पेंशन ले ले, विकलांग पेंशन ले ले, मतलब मुफ्त में तो दोगे, रेट नहीं दोगे। रेट मांगोगे तो लाठी मिलेगी, गोली मिलेगी, पानी की बौछार मिलेगी, हत्या मिलेगी। मरे नहीं? कितने किसान मरे थे? 13 महीने। 800 किसान मरे थे। तो विकास के रास्ते पर है, विनाश के। यहाँ कितने ही मेरी उम्र के भी बैठे हैं
उसके बाद के आपने देखा होगा, हमने तो देखा बचपन में, हमारे गांव में ऐसे ऐसे लोग थे कि उनकी एक टांग और मेरा शरीर वो बराबर था। इतने ताकतवर, इतने मजबूत, विदाउट टेंशन, कोई तनाव नहीं था। हुक्का पे बैठते थे, चारपाई डाल करके बैठक पर, और अपना पुअर पे बैठते थे। बढ़िया मस्ती में जीवन उनका वो जीता था, और धनवान थे, माला माल थे। कितने लोग ऐसे हैं जिन्होंने अपने घरों में कुंटल 2 कुंटल पीतल ना देखी हो। हर घर में किसी भी जाति हो, कोई बिरादरी हो, सबके घरों में कुंटल कुंटल 2-2 कुंटल तो पीतल होती थी। फूल के बर्तन होते थे, कांसे के बर्तन होते थे, तांबे के बर्तन होते थे, चांदी के। बुजुर्ग जो महिलाएं थी वो हंसली चांदी की इतनी मोटी मोटी, तो वो इतना धनवान था। पशुओं का, पशु अलग धन, और खेतों में उसमें बोंगे बिटौड़े, जो बोंगे का बिटौड़ा का जो वो है घिया लौकी, तो वो जो खाई हैं वो अलग ही मिल जाएंगी। तो स्वास्थ्य के रूप में हम कमजोर हो गए, मानसिक रूप से हम कमजोर हो गए, और सामाजिक स्तर पर ये कर्ज के चक्कर में आकर के और इस भाग दौड़ बढ़ी, मतलब हमको घर से बाहर निकाल दिया। सबको घर पर नहीं रहेगा कोई भी, घर से कहाँ रहेंगे? बाहर, सड़कों पर। क्यों रहेंगे? घर में रहेंगे। अगर हम घर में रहेंगे तो इजराइल का जो रॉक्सफेलर फाउंडेशन है, उसका डीजल कैसे बिकेगा, उसका पेट्रोल कैसे बिकेगा, चूल्हे पर रोटी बनाएंगे तो उसकी गैस कैसे बिकेगी, ये कैसे बिकेंगे, उसकी दवाई कैसे बिकेगी, यूरिया डीएपी खाद, ये जो पेस्टिसाइड इंसेक्टिसाइड पड़ रहे हैं, इन सब का मालिक एक ही है, रॉकफेलर फाउंडेशन इजराइल का है, पूरी दुनिया का। अगर रेट देंगे, अगर हम रेट हमको मिलने लगे हमारे उत्पादन का, हमारी मेहनत का, ये जो लूट हो रही है ये अगर बंद हो जाए तो हम कर्जा कैसे लेंगे बैंक से? जब कर्जा नहीं लेंगे तो रॉकचाइल्ड जो इजराइल का है, रॉकचाइल्ड जिसके अंडर बैंक चलते हैं, आरबीआई का मालिक रॉकचाइल्ड है, उसका बिजनेस व्यापार कैसे चलेगा? हम धनवान कैसे, हम गरीब कैसे होंगे, हम निर्धन कैसे होंगे, हम कंगाल कैसे होंगे? दूसरा जो मैंने अभी बताया, गौधन गजधन वाजधन और रतनधन खान, वो जो प्रॉपर्टी हमारे पास है, वो सब संपत्ति हमारे पास है, प्रकृति की दी हुई, उसे कैसे छीनेंगे अगर हम कर्जा नहीं लेंगे, घर में रहेंगे तो? कैसा टाइम था, कैसा जमाना था जो हमने देखा। पढ़े तो हम भी हैं, स्कूल तो हम भी गए, लेकिन पहले 2 वाला करके जाए छोल की, उसमें गन्ने का, पशुओं के लिए पहले छोल में जाना, फिर आना सिर पर लेकर के, फिर वो जो है पशु आदियों को अलग बांध करके, फिर नहा धो करके फिर स्कूल जाते थे। अब जब वो बच्चा परमात्मा से जुड़ा हुआ, सुबह सुबह कभी वो हंस रहा है, कभी रो रहा है, सोता हुआ, वो चूंकि उसका अंश है, वो तब तक नहीं पता उसको, वो विकृत नहीं हुआ हमारी तरह, वो उससे परमात्मा से जुड़ा हुआ, वो सो रहा, और सोते हुए को परमात्मा से कनेक्ट है, उसको उठ 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 गाड़ी आई तेरी, उसे नींद नहीं खुली, उड़ा फटाफट फटाफट मुंह धो, ये कर और बनाने ले खा, 14 भोंकने का बैठा दे गाड़ी में, जा कहाँ भेज रहे हो भाई? पढ़ लेगा, ये पढ़ क्या बनेगा? क्या बनेगा? गुलाम, नौकर, नौकरी तो बनेगा। हम बचपन में जब हमारी माँ मुंह धोती थी तो क्या कहती, उन्हें कभी नहीं कहा नौकर बनेगा मेरा, मुंह धोते हुए कहती थी मेरा राजा बनेगा, मेरा चांद बनेगा, मेरा ये बनेगा, मेरा ये लेकिन नौकर नहीं कही। अब सब लग रहे हैं नौकर बनाओ इन्हें। नौकर का दूसरा नाम गुलाम होता है। नौकर के 2-5-4 शब्द हैं गिने चुने, जो नौकरी करते होंगे उन्हें पता होगी। यस सर, ओके सर, थैंक यू सर, फाइन सर, यही है ना? तो ये करने के लिए हम जाते हैं। मुझसे बहुत सारे सर, अरे भाई मैं सर नहीं हूं। हमारे भारतीय संस्कृति और सभ्यता में बोलचाल के बहुत सारे शब्द हैं, चाचा कह लो, भाई कह लो, बड़े भाई कह लो, ताऊ कह लो, बाबा कह लो, अरे हम बहुत कमी है शब्दों की। कहते थे पहले, सब कहते थे, लेकिन नहीं, पता नहीं कहाँ जा रहे हैं हम। अरे भाई एक बार रुको, 80 साल हो गया, पहले तो देख लो हम आजाद हुए भी हैं कि नहीं।
किस रास्ते पर जा रहे हैं, रुक के एक बार, क्या दिक्कत है। 1 रुपया कर्जा नहीं था 1947 में, आज हम सब कर्जदार हैं। कैसे हो ये? षड्यंत्र नहीं है क्या ये? 2.5 लाख करोड़ रुपया। भाईचारा कहाँ गया हमारा? परिवार टूट रहे हैं। एक बुजुर्ग ने जो कह दिया गांव में, मान लिया सबने। पंचायत ले गई गांव में, जब चुनाव होते हैं ना पंचायत के, शराब की बोतलें खुलती हैं और जाति, खानदान, धर्म, उसमें सब बट जाता है पूरा गांव, और झगड़े मर्डर तक होते हैं। तो हमको आपस में भाईचारे को तोड़ने के लिए पंचायत ले गई। नहीं, ग्राम सभा बैठती थी, वो निर्णय करती थी शिक्षा का, चिकित्सा का, न्याय का, कृषि का, ये सारे फैसले, धर्म का, ये सब कौन करता था? ग्राम सभा करती थी। वो ग्राम सभा को भूल गए। तो इसलिए शिक्षा नहीं, एक तो कानून के आधार पर बैंक से हम लोन को जो कर्जा लिया है, एक एक पैसा चुकता करने की बात हम करते हैं, लेकिन कानून के आधार पर। हम केवल ये कह रहे हैं, बैंक से एक बार पूछो लिखित में कि भाई तैने जो हमको लोन दिया वो क्या दिया लोन में, और हम जो उसे चुका रहे हैं वो काय में चुका रहे हैं, पहले हिसाब कर जब होगा लेन देन। भाई क्या दिया था ना, संख्या लिखने से थोड़ी हो गया। संख्या के बदले में मैंने 6 महीने जो फसल कमाई है, तेरे संख्या के बदले में दे दूंगा उसको, वो तो मेरा धन है। हमने तो बचपन में, हमारा मक्का का आटा नहीं है, आज हमें मक्का की रोटी खानी है, पड़ोसी से पूछते तो मक्का का आटा है, यहाँ है। गेहूं का दिया, मक्का का ले लिया, चना दिया, मटर ले लिया, जौ दिए, गेहूं ले लिए। वस्तु भी नहीं मैं इसको बोलते हैं। ये चलता था धन के बदले कागज, थोड़े ही होगा धन के बदले। भाई वो एक मुद्रा जो आई, मुद्रा मापक है। जैसे वजन को नापने के लिए मापक है किलोग्राम, दूध को नापने के लिए मापक है लीटर, लंबाई चौड़ाई नापने के लिए मापक है मीटर, समय को नापने, किसी के हम काम करेंगे तो समय से करेंगे ना, समय को नापने के लिए घड़ी, घंटा, और किसी वस्तु का मूल्य नापने के लिए वो है मुद्रा, वो रुपया है। तो वस्तु का जो वस्तु क्या है, वो धन है। तो धन का मूल्य जो नापा जाएगा वो धन से ही तो नापा जाएगा, कागज से थोड़ी नापेगा वो। इसलिए भारतीय हमारे बुजुर्गों ने मुद्रा जो बनाई वो धन बनाया, सोना और चांदी। तो सोना और चांदी के बदले हम देते थे। क्यों देते थे? क्योंकि अगर हम अपने घर में जो उत्पादन हम करते हैं उसको घर में लंबे समय रखेंगे तो उसका बीजने का, सीलने का, खराब होने का खतरा रहता। तो जितना अपनी जरूरत का उतना रखा, बाकी हमने वो दे दिया। काय के बदले? धन के बदले। तो बदले में क्या लिया हमने? सोना और चांदी, ताकि वो खराब नहीं होगी, जंग नहीं लगता इसमें। 1000 साल के लिए सोना और चांदी को पानी में डाल दो, जंग नहीं लगेगा, क्षरण नहीं होगा, उसका घटेगी नहीं, बढ़ेगी नहीं, वो ज्यों तो ही रहेगी। इसलिए ये जो मापक मैंने बताए हैं, नापने का मापक, तोलने का मापक, द्रव्य का मापक, मूल्य का मापक, ये हमारे महापुरुषों ने जो बनाए, उनके लिए एक और विधान बनाया कि मापक का मानक निश्चित होगा और स्थिर होगा। जैसे किलोग्राम किसको कहेंगे? किलोग्राम का मानक क्या है? 1000 ग्राम, ये मानक है उसका। अब कोई 100 ग्राम के बट्टे पे एक जीरो और लगा दे तो क्या हो गया? ये 1000 ग्राम हो गया। अब वो जो 100 ग्राम बट्टा है, 100 ग्राम का वजन है, उसमें 100 ग्राम लिख दिया उस पर 1000, तो 1 किलोग्राम हो जाएगा वो। अगर उससे हम तोलेंगे और हम ये कहें लेने वाले से कि भाई 1000 ग्राम है, देखिए लिख रहा, और उससे हम तोल करके दें तो एक तोल पर कितनी लूट हो गई? 900 ग्राम की। हर तोल पर 900 ग्राम की लूट हो गई। इसलिए आईपीसी की धारा 489 और भारतीय न्याय संहिता की धारा 178 उसमें है, अगर मानक के साथ कोई छेड़खानी करेगा तो उसको आजीवन कारावास की सजा है। पहले दूधिया होते थे, वो लीटर होता था उनके हाथ में, उसे ठोक पीट के पेंदी निकाल लेते थे नीचे को, 1 लीटर में 1.25 लीटर लेते थे वो। तो ये क्या है? बेईमानी है कि नहीं? किसी बजाज का मीटर जो है घिस करके उन्हें 1 सेंटीमीटर में कम कर दिया तो हर नाप पे कितना कम जा रहा है? इसलिए इस पर सजा का प्रावधान है। इसलिए रुपए का मानक भी निश्चित और स्थिर है।
उसके साथ छेड़खानी नहीं की जा सकती। और मानक क्या है? 777 मिलीग्राम सोना, उसको घटाया बढ़ाया नहीं जा सकता। और इन्होंने हमें पता ही नहीं चला, मानक ही खत्म कर दिया। और बैंक क्या कहते हैं कि अब जो है मानक नहीं है, पुराने जो कानून है वो सब रिपील हो गए, तो अब आरबीआई बिना मानक के, बिना सोना रख के नोट वो छाप सकता है। तो भाई बिना मानक के अगर नोट छाप सकता है तो कितने भी छाप सकता है? नहीं जी हाँ, जब सोना रखना ही नहीं है कितने छाप लो, तो फिर जो हमको कर्जा दे रखा हो जब छाप लो, क्या प्रॉब्लम है? उसकी छपाई हमसे ले लो, वरना नियम के आधार पर छपेगा। अब वो क्या कहते हैं मानक, अरे जब मानक नहीं है, बिना मानक का तैने हमको कर्जा दिया है जिसका मूल्य ही नहीं है, वो तो कर्जा ही जीरो है। लेकिन हमारी लड़ाई का जो आधार है वो है एग्रीमेंट। एग्रीमेंट किया है रुपए में, लेकिन रुपया दिया नहीं। इसलिए एग्रीमेंट एक्ट 1872 वो कहता है दो पक्षों के बीच में कोई समझौता एग्रीमेंट हुआ है, लिखित, रजिस्टर्ड, और उस दोनों पक्षों में से किसी ने उस एग्रीमेंट की शर्तों का पालन नहीं किया तो वो एग्रीमेंट शून्य है और उसको सिविल कोर्ट में चुनौती वो दी जा सकती है। और बैंक ने किया हमारे साथ फ्रॉड। एग्रीमेंट है रुपए में, अब दिया हमको संख्या, रुपया नहीं दिया, इसलिए हमारे साथ क्या किया? धोखा, फ्रॉड कर दिया उसने। तो उसके खिलाफ होनी चाहिए एफआईआर। लेकिन बैंक के साथ खड़ा है शासन, प्रशासन और सरकार। और सरकार क्या है? भारत की हुंकार है, जनता ही सरकार है। हम सरकार है, हम, ये हमारे नौकर, ये हमारे प्रतिनिधि। अब सरकार की, जब मालिक की समझ में बात आ गई कि हमारे साथ फ्रॉड हो रहा है, तो फिर वो लड़ाई हमको लड़नी पड़ेगी। तो मैं उस लड़ाई को लड़ सकता हूं, ये लड़ सकते हैं उस लड़ाई को, ये लड़ सकते हैं क्या? नहीं लड़ सकते। हम लड़ सकते हैं, मैं नहीं लड़ सकता, लेकिन हम मिलकर के इस लड़ाई को लड़ सकते हैं। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा? जन जागरण, अपनी गांव आधारित व्यवस्था, अपनी ताकत पहचान करके वो अपने हाथ में लेनी होगी। तो हमारा कर्ज मुक्त भारत वो हो जाएगा। और फिर उसके बाद फिर हम अपना माल जो उत्पादन है वो कायम बेचेंगे रुपए में, ना कि लीगल टेंडर में। कोई लो या मत लो, वरना हम गांव में अपनी व्यवस्था वस्तु विनिमय वो खुद कर लेंगे। वो हमारे बाबा क्षमता है। पटवारी से ज़्यादा योग्य मेरे गांव में युवा हैं, जो मास्टर पढ़ाने आते हैं उनसे भी ज़्यादा योग्य मेरे गांव में युवा हैं। जो सेक्रेटरी आता है हमारे गांव के विकास करने के लिए, गांव को खरीद करके ब्लॉक में गांव बिकते हैं, थाने में गांव तहसील में वो पटवारियों को गांव बिकते हैं, तब वो आते हैं। पटवारी से भी योग्य, सेक्रेटरी से भी योग्य, एडीओ, सीडीओ, बीडीओ, इन सबसे योग्य अपने गांव में युवा हैं। उनको ट्रेंड करेंगे, उनको कहेंगे कि भाई पहले ये पता करो, ये तो बाद में पता करियो अमेरिका का तीसरा राष्ट्रपति कौन था, ये तो करियो बाद में पता, पहले पता ये करो तुम्हारे गांव में मर्द कितने हैं, औरत कितनी है, चक्रोड कितनी है, जोहड़ कितनी है, ग्राम समाज की जमीन कितनी है, स्कूल की जमीन कितनी है, पहले इनकी तो पता कर लो, इन्होंने बाद में कर लो। जो इब्राहिम लिंकन था कौन था, पहले अपने गांव की तो पता कर लो। तो ट्रेनिंग देगा जनता सरकार मोर्चा, हर गांव को मात्र 13 युवा चाहिए, वो इस गांव की व्यवस्था को संभालेंगे। 13 ट्रेनिंग उसको मिलेगी, गांव कैसे स्थापित होगा, जल संचयन कैसे होगा, बीज कैसे संरक्षण होगा। बीज नहीं है किसी गांव के पास, बीज नहीं, पानी नहीं, बिजली नहीं, डीजल नहीं, पेट्रोल नहीं, यूरिया नहीं, क्या है हमारे पास? हम तो लाते ही कुछ नहीं थे गांव, तो सब कुछ हमारे पास होता था। 10 दिन को जंगल में चले जाते थे ना, गांव में नहीं आते थे, भूखा नहीं मरता था कोई भी। जामुन तोड़ लें, अमरूद तोड़ लिए, आम तोड़ लिए, महुआ तोड़ लिए, जन क्या सब कुछ गांव में, चक्का कुकड़ी तोड़ लें, लकड़ी तोड़ी भूनी खचाव लें, सब कुछ मिलता था। इतना माला माल थे हम, जिधर चले जाओ वही। अब पता नहीं ऐसे वो आडंबर खड़े कर लिए हैं, क्योंकि कंपनियों को देना रात दिन 24 घंटे जो हम काम कर रहे हैं, भगे फिर रहे हैं घर को छोड़ करके, किसके लिए? कंपनियों के लिए। सब कुछ कंपनियों को लिए दे रहे हैं हम।
जो हम कुछ नहीं देते थे। 2 चीज़ गांव में आती थी, एक नमक, एक लोहा। ये हर गांव में होता नहीं था, ये चीज़ आती थी बाजार से, इसके अलावा कुछ भी वो आता नहीं था। अब हम हो गए पूरी तरह आश्रित, गुलामी के हम पूरी तरह शिकंजे में हैं। गले में फंदा है, नीचे तख्ता है, कभी भी खींचा जा सकता है। हमारे पास कुछ नहीं है। ये जो राशन में ले आया ना 5 किलो, क्यों में ले आया पता भी कुछ? इसके 2 कारण हैं। एक तो जब भी राशन लेने जाते हैं तो वहाँ अंगूठा लगाते हैं, आधार देना पड़ता है, ठीक है? तो सब रिकॉर्ड हो रहा है। अगर किसी पर 100 बीघा जमीन का जिम्मेदार है ना, वो भी रिकॉर्ड है वहाँ कि भिक्का लेकर आ रहा। अगली जो पीढ़ी आएगी उससे क्या कहेंगे, तेरा बाप भिखारी था, हम अनाज देते थे, हम मिड डे मील देते थे, कपड़ा हम देते, किताब हम देते थे, विधवा पेंशन तुम पर बुजुर्गों को खवाने के लिए नहीं था, वृद्धा पेंशन हम देते थे, विधवा पेंशन, सब रिकॉर्ड हो रहा है। वो अगर हम इस सारे को रोकना चाहें तो बहुत आसानी से वो रोक सकते हैं। पूरा गांव से जितना भी धन जा रहा है, शिक्षा के माध्यम से, चिकित्सा के माध्यम से, या खेती के खर्चों के माध्यम से, न्याय जो हम भगे फिर रहे हैं उसके माध्यम से, और ये राजनीति के माध्यम से, धर्म के माध्यम से जो हमारी लूट हो रही है, वो बहुत आसानी से, बहुत सरलता से लूटी जा सकती है। सारी समस्याओं का जो मूल है वो है नासमझी, और उसका समाधान है समझ, और समझ देने का काम ही जनता सरकार मोर्चा वो कर रहा है। और ये समझ अकेला कोई व्यक्ति नहीं कर सकता। मैं फुल टाइम भी काम करूं तो 24 घंटे काम कर सकता हूं, लेकिन 100 लोग अगर 1-1 घंटे भी निकालें, मैं तो 24 घंटे काम करूं तो 24 घंटे ही कर सकता हूं, लेकिन 100 लोग 1-1 घंटे अपने जीवन में से निकालें, और लोगों के बीच में हम रहते हैं सुबह से शाम तक, बात करें तो 100 घंटे काम हो जाएगा। 1000 आदमी 1 घंटे काम करें तो 1000 घंटे हो गया। 1 लाख करें तो 1 लाख घंटे हो गया। मात्र मैंने दिया 1 घंटा और काम हो गया। 1-1 घंटा सबने दिया तो 1 लाख घंटे। तो ये जागरूक करना पड़ेगा, सबको समझ तैयार करनी पड़ेगी, और हमको जो स्थापित करना पड़ेगा, हमको कर्ज मुक्त भारत नंबर 1, नंबर 2 जल, जंगल, जमीन और जानवर, इस पर निर्णय लेगा गांव, ग्राम सभा लेगी। कोई इसमें इंटरफेयर नहीं चलेगा, प्रकृति के दिए हुए हैं, तुम कौन हो? ये सारे कानून जो 1960 में बने, भारत का इतिहास तो देखो, वो तो हजारों लाखों वर्षों से पुराना है। जब कैसे चलता था भारत, जो भारत के लोग नीचे से लेकर ऊपर तक कपड़ा नहीं पहनते थे, सोना चांदी आभूषण नीचे से ऊपर तक पहनते थे, वो हमने भी देखे पहनते। कोई ज्यादा पुरानी बात नहीं कर रहा मैं। भारत वो देश है, स्त्रियां नहीं, पुरुष भी आभूषण पहनते थे, मुर्गी पहनते थे, जो क्या क्या हमने ऐसे भी, वो थी हमारे गांव का एक था, वो एक हाथी की झूल लिया आया था दूसरे गांव से, हाथी की झूल, और झूल को जब जलाया तो उसमें इतना सोना निकला, लाठी बन गई, सोने की लाठी थी उसमें। हमारे गांव का था व्यक्ति, झूल में से हाथी की में से लाठी। तो ये थी हमारी स्थिति, वो सब खत्म हो गया। अब घरों में पीतल नहीं, तांबा नहीं, कांसा नहीं, आधे से ज्यादा प्लास्टिक हो रही है। हाँ, हम अमीर हैं, हम सब विकास कर रहे हैं, मकान ऐसे बना लिए बिना बिजली के नहीं रह सकते, उन्हें पंखा चाहिए, एसी चाहिए, सब कुछ ऐसे बना लिए। जब धन था हमारे पास, अब उपभोक्ता बन गए। जब मालिक थे अब उपभोक्ता हैं कंपनियों के। तो ये चीजें हमको समझनी पड़ेंगी। तो जल, जंगल, जमीन और जानवर पर निर्णय हम लेंगे। तीसरा नंबर, रोटी बेटी माटी, इसका सम्मान पुनः स्थापित करना पड़ेगा। गांव की बेटी सबकी बेटी होती थी, पूरा गांव मिलकर के उसका कोई संस्कार हो, पूरा गांव मिलकर करता था। कोई बेटी की शादी में कोई कर्जदार नहीं होता था, सब मिलकर करते थे, पूरा समाज मिलकर के। 4 पाई ले आओ भाई, बारात आएगी, 4 पाई इकट्ठे करें, बिस्तर इकट्ठे करें, अनाज बांट दिया घरों में, सब महिलाएं पीस रही हैं बारात के लिए आटा, सब बर्तन बांट दिए, मट्ठार छाए इकट्ठे करे रायते के लिए। मतलब कुम्हार जो है वो अपना बर्तन लेके आ रहा है, कसोरा, वो कुल्हड़ हो सकोरा, कोई पत्तल लेके आ रहा है, कोई बिछाई लेके आ रहा है, कोई कुछ लेकर, सारा समाज मिलकर इतनी हंसी खुशी से ब्याह शादी 3-3 बारात रुकती थी, बैठ के समाज अपना हुक्का चल रहा है, बातें चल रही हैं, ढोला सांग तमाशे हो रहे हैं, वो कुछ नहीं है, अब चैन ही नहीं है। अरे एक बार बच्चों को देख लो, उनके लिए समय है तुम्हारे पास? अपने बच्चों के लिए हमारे पास समय नहीं,
माँ बाप के लिए हमारे पास समय नहीं कि कहाँ जाओ हो भाई, कहाँ जाओ, एक बार रुक कर देख तो लो किस रास्ते पर जा रहे हैं हम। सब बीमार हैं, सही एक घर नहीं है बिना बीमारी के, और ठोक दिए इंजेक्शन, मरो। एजेंडा 2030 प्रधानमंत्री कह रहा है हम न्यू वर्ल्ड ऑर्डर पर काम कर रहे हैं, एजेंडा 2030 पर काम कर रहे हैं। क्या है एजेंडा 2030? 800 करोड़ की आबादी है दुनिया की, 750 करोड़ यहाँ से विदा करने हैं 2030 तक, 50 करोड़ लोग रखने हैं। ये है एजेंडा 2030। मारने हैं सब, उसी के लिए इंजेक्शन लगा, जो टीका दिया गया। सब बीमार हैं उसे लगने के बाद, या चल रहे हैं धीरे धीरे। व्यवस्था बनाई गई थी। ये व्यवस्था है पूरी। तो गांव बचाना है। गांव अगर मन में बचा लिया तो गांव हमको बचा लेगा, जैसे 2020 में बचाया था लॉकडाउन के समय। गांव छोड़ छोड़ करके जो चले गए थे, अंत में उसी गांव ने अपनी गोद में लिए, सबको अपनी शरण दी, रोजी रोटी सब दिया। अब का कोई गांव वाला घुसन ना दे, लाठी उठाएंगे सब, क्योंकि लॉकडाउन में अनाज और आना शुरू हो गया। ये तो घर में रखना बंद कर दिया। अब जो शहर वाले आएंगे और ये कर देंगे राशन बंद, ये करेंगे बिजली बंद, ये करेंगे इंटरनेट बंद, ये करेंगे पानी बंद, डीजल पेट्रोल बंद, गैस बंद, ये सब बंद होना है। घर में राशन नहीं है, क्या होगा? लूटपाट। कहाँ भगेंगे? साइलोज में जा रहे हैं अनाज सारा, अडानी के और अंबानी के। FCI जो अपने भारतीय खाद्य निगम के जो गोदाम है सब खाली कर दिए, अब अडानी के उसमें जाएंगे। तो गांव के लोग कहाँ भगेंगे? शहर के और गांव के अनाज की लूट के लिए अडानी के जो गोदाम है वहां को भगेंगे। वहां कौन खड़े मिलेंगे पता भी है कुछ? कौन खड़े मिलेंगे राइफल लिए? अग्निवीर। इतने वो रिटायर हो गए जो 4 साल के लिए भेजे, हमारे पैसे से, देश के मालिक के पैसे से उनको ट्रेनिंग दी जा रही है 4 साल की। और वो सबके लिए लालच क्या दिया गया? भाई जैसे ही 4 साल में आओगे तुमको नौकरी मिलेंगी, कंपनियां सब नौकरी देंगी। तो कंपनी कौन सी नौकरी देंगी? अडानी और अंबानी। वो राइफल लिए और खड़े मिलेंगे, आ जाओ, वो अब भूनेंगे। तो जिधर जाओगे उधर ही मारा मार वो होना है। इसलिए अभी समय है हम एक होकर के अपने गांव के मुद्दे पर। तो रोटी बेटी माटी, रोटी बेटी माटी ये भारत में कभी बिकती नहीं थी। अब इनका कर दिया बाजारीकरण। रोटी बिक रही है देश में। 1900 से जब देश आजाद हुआ एक भी होटल नहीं था पूरे भारत में, जिसके दरवाजे पर जाके कोई आदमी बैठ गया अनजान, पहले पानी फिर रोटी, फिर पूछता था कहां से आया, क्या काम है तेरा। ये था भारत। रोटी बेटी माटी का सम्मान पुनः स्थापित करना। इस देश की जो बेटियां थी उन्होंने शिवाजी, छत्रपति शिवाजी, महाराणा प्रताप, चंद्रशेखर, बिस्मिल, अशफाक उन्होंने तो पैदा किए, राम और कृष्ण उन्होंने तो पैदा किए। अब वो बाजारू वस्तु बना दी हमने। तो रोटी बेटी और माटी, राम ने क्या कहा? स्वर्णमयी लंकायापि लक्ष्मण, जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। जन्म देने वाली माँ और जन्मभूमि ये स्वर्ग से भी महान होती है। माटी बेची नहीं जाती है। माटी का जो 1 बीघे खेत का अनाज 1 साल खाया नहीं जाता। एक परिवार पर, पूरे परिवार पर मिलकर 1 बीघे खेत का अनाज नहीं खाया जाता। 8 कुंटल होता, 4 कुंटल तो हो गए गेहूं और 4 कुंटल हो गए चावल, खाया नहीं जाएगा 8 कुंटल एक परिवार पर। और 1 साल ही नहीं खाया जाएगा, जीवन भर, जीवन भर खिलाती है। और एक परिवार को नहीं खिलाती है, अगले परिवार को खिलाती है, उससे अगले को भी खिलाती है। 1 बीघे और अनाज के साथ कुछ और भी चाहिए, 1 बीघे उसके लिए कर दो तो 2 बीघे। और 2 बीघे जमीन का जो उत्पादन है वो 1 साल चलता है उत्पादन। और जैसे ही वो बेचा हमने उत्पादन 2 बीघे जमीन का, अब नोट में कन्वर्ट किया, अब बताओ कितने दिन चलेगा? 1 महीने में नहीं चला है, खत्म। नोट में कन्वर्ट होते ही खत्म। जो हमें पीढ़ी दर पीढ़ी खिलाता, अब वो जो जमीन है अगर वो बेच दे और बेच करके जो नोट आया, जो पीढ़ी दर पीढ़ी खिलाती जमीन हमको, अब वो जैसे ही नोट आया हमारा, वो कितने दिन चलेगा? 1 साल, 2 साल, इससे ज्यादा नहीं चलेगा। फिर क्या होगा?
अरे भाई ये माँ है हमारी, इसको बेचना नहीं है, यही खिलाएगी हमको अंत में, इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है। न ये नोट खाया जा, न सोना चांदी हीरे मोती जवाहरात खाए जा। अन्न खाने से काम चलेगा, फल खाने से काम चलेगा, सब्जी खाने से काम चलेगा। वो देगी जमीन, इसे मत दो, इस पर ही नजर है उनकी, इसलिए सारा षड्यंत्र है। उनको चाहिए ये भूमि, भारत में बिकती नहीं थी। तो रोटी बेटी और माटी, इसका सम्मान हमको करना चाहिए, वापस लाना है, वही व्यवस्था स्थापित करनी है। नंबर 3, हम अपनी व्यवस्था करेंगे खेत खेड़ा खाप। अर्थव्यवस्था हमारी चलेगी खेत से, और खेड़ा हमारा जो धार्मिक जो वो है माध्यम, वो है खेड़ा, जिसको बोलते हैं ग्राम देवता, ग्राम कबीला, ग्राम खेड़ा। वो होता है पूरे गांव के लिए, ग्राम सभा के लिए पूजनीय स्थल। वहां बैठ कर सारे निर्णय वो लिए जाते हैं। नंबर 3, खाप पंचायत। निर्णय कहाँ होंगे? पंचायत में। कोई खर्चा है? कोई खर्चा नहीं, कोई खर्चा नहीं है तीनों कामों में। सब गांव के आदमी इकट्ठा होते हैं। और चौथा बिंदु, शिक्षा, चिकित्सा, न्याय, कृषि, राजनीति और धर्म। ये जो 6 चीज हैं, इनका ये पूरा व्यवसायीकरण हो गया है इनका। शिक्षा निःशुल्क हो सबके लिए, वो हमको करना है। चिकित्सा निःशुल्क और सबके लिए, वो हमको करनी है। शिक्षा, चिकित्सा, न्याय खाप से जब न्याय होगा तो निःशुल्क और सबके लिए। और शिक्षा, चिकित्सा, न्याय, कृषि, जो आज खर्च डीजल पेट्रोल और यूरिया डाई पर डिपेंड है ना, वो क्या होता था? पशुओं से खेती और खेती से पशु एक दूसरे के पूरक होते थे। तो उससे होगी खेती, तो एक पैसा भी खेती पर खर्चा नहीं होगा, जो कुछ आएगा ही। और ऐसा अनाज नहीं आएगा शुद्ध पवित्र, वो होगा सोना, वो होगा अमृत, और अब है जहर। वो हो गया क्या? राजनीति, पॉलिटिक्स। पार्टी नहीं चुनेंगी कैंडिडेट, समाज चुनेगा हमारा ये कैंडिडेट है। अब जो पार्टियां चुनकर भेजती हैं वो जवाबदेही होता पार्टियों के लिए, हमारे लिए नहीं होता। और पार्टी किसके लिए जवाबदेह है? पूंजीपतियों के लिए, क्योंकि वो चुनाव के लिए पैसा देती हैं, ईवीएम देती हैं और मीडिया देती हैं प्रचार के लिए। वो उनके प्रति जवाबदेह, हमारे लिए नहीं कोई। ये चीजें हमको, तो राजनीति होगी 0 बजट की। कोई पैसा राजनीति में मिलेगा जो योग्य होगा, जो काबिल होगा, ईमानदार होगा, नैतिक होगा, चरित्रवान होगा। समाज किसको चुनेगा? भाई ये हमारा प्रत्याशी है, प्रतिनिधि है। ये व्यवस्था हमको जनता सरकार मोर्चा करेगा। और धर्म के नाम पर आते हैं ठेकेदार, एक बार रुलाते हैं, एक बार हंसाते हैं और जेब ढीली कराते हैं। तो धर्म ये नहीं चलेगा। धर्म भी निःशुल्क, सबके लिए उपलब्ध और निःशुल्क, ये सबके लिए होगा। तो ये व्यवस्था हमको खड़ी करनी है। अब इसको सबको मिलकर करना चाहिए, मुझे करना चाहिए, ये जनता सरकार मोर्चे के कार्यकर्ता सबको लगना चाहिए ना। तो भैया सबको, एक गांव से 3 कार्यकर्ता, अभी जो मैं ट्रेनिंग की बात कर रहा हूं, जुलाना में 10 सितंबर से 13 सितंबर तक ट्रेनिंग रखी गई है, कानूनी लड़ाई के लिए भी, और जो अपनी जनता सरकार मोर्चे की संपूर्ण व्यवस्था परिवर्तन की लड़ाई है और कैसे लड़ी जाएगी, उसके लिए ट्रेनिंग की डेट निश्चित हो गई है। कस्बा जुलाना, जिला जींद, हरियाणा में ये होनी है। तो उसके लिए मैं आपको आमंत्रित भी कर रहा हूँ। गांव बचा लो, गांव हमको बचा लेगा। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। एक किताब है, ग्राम सभा क्या होती है, हम क्या थे, कितने वैभवशाली थे, तो लूट की व्यवस्था हमारे साथ क्या क्या षड्यंत्र हुए, और इस बैंकिंग व्यवस्था जो है, जो हम लोन चुकता करने की बात करते हैं, सबका, पूरे भारत का लोन चुकता, उसको करने में वो किताब महत्वपूर्ण भूमिका वो निभाती है। जनता सरकार मोर्चे की जितनी भी गतिविधियां हैं, हम जो आए हैं, वो सब, हम 1 रुपया भी, हमें 1 रुपया मंजूर है, लेकिन वो समाज का हो, किसी उद्योगपति का, किसी बिजनेसमैन का नहीं। ये कहावत है, जो धन देगा वो अपनी धुन बजवाएगा। हमको किसी की धुन नहीं बजानी है, हमको भारत को भारतीयता के आधार पर खड़ा करना। तो रुपया मूल्य का मापक वो किताब हमारे पास है,
लूट की व्यवस्था के विरुद्ध उलगुलान। ये है किताब का नाम है लूट की व्यवस्था के विरुद्ध उलगुलान। उलगुलान शब्द कुछ ने हमने पहली बार ही सुना था। उलगुलान का मतलब है महाविद्रोह, महान उथल पुथल। ये हमको करनी है। तो उस रास्ते पर जनता सरकार मोर्चे के कार्यकर्ता हैं। अब दो रास्ते हैं। मरना हर परिवार के घर का रिवाज है। ऐसा कोई परिवार है हमारे यहाँ भारत में जिसमें मरने का रिवाज ना हो? सब में मरते हैं। अब दो रहे, दो तरह के मरना, एक तो सड़के मरना, एक लड़के मरना। तो जनता सरकार मोर्चे में उनका स्वागत है जो लड़के मरने वाले रास्ते को चुने। हमने वो चुन रखा है, इसलिए हम आपके बीच यहाँ आए हैं। तो मरना निश्चित है, लेकिन एक बात पक्की है, लड़के मरने में बचने के चांस 1-8% वो है। अब बिना लड़े तो मरना वो तय है।